लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने का 3 केसेस हम लोगों ने बताया ना। पहला हम्म। केस, अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हो परपेंडिकुलर टू द और प्लेन ऑफ मिरर। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो तो वेलोसिटी इस तरीके से निकलेगा, और सिर्फ अगर वाई डायरेक्शन में जा रहा हो तो इस तरीके से निकलेगा। और थर्ड बोला था कि अगर एक्स और वाई दोनों में जा रहा हो तो इस तरीके से निकालेगा। और सबसे लास्ट केस जो हम लोगों ने ओलंपियाड के लिए पढ़ा था कि अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे है ना, ये ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पे है और इसकी वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो इस केस में ये सारे वेरिएबल हो जाते हैं। फिर हम लोगों ने इस केस के लिए बिल्कुल ही अलग तरीके से किया था। बराबर है। तो इसी यस पे सर। बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम लोग को समझ में आ जाएगा थोड़ा सा अच्छे से। लेट्स से क्वेश्चन ऐसा है कि फोकस दे रखा है 15 सेंटीमीटर एस कनकेव मिरर का, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस लोकेशन पे है और एट ए हाइट ऑफ 1 mm, और ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है 37 डिग्री पे। तो बताना है इमेज जो है वो, उसका स्पीड क्या होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज। तो मैंने डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन दिया, इसी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ये आ गया तो बाकी सारे तो तुम आराम से कर ही सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये रे डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से गया और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे जो इमेज होगा, इस इमेज का वेलोसिटी होगा। ऑफ कोर्स एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम लोग एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी इस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट ले लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 10 cos 37 आई कैप 6 मीटर पर सेकेंड। प्लस 10 sin 37 जे कैप विच इज 8 i कैप प्लस ऑफ 6 j कैप। इसको मैं यू एक्स बोल रहा हूँ और इसको मैं यू वाई बोल रहा हूँ। उसके बाद ये जो हाइट है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है विच इज 1 mm। बराबर। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ डॉट डेट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, है ना। तो कितना आ जाता है 1/v² और dv/dt माइनस 1/u² du/dt इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और इसको जब हम लोग निकालते हैं तो इधर से आता है dv/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v² अपॉन u² du/dt, है ना। तो यस सर। पहले हम लोग v निकाल लेते हैं, और v कितना निकल के आता है 30 सेंटीमीटर। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ बिल्कुल, इसी मैंने जानबूझ के दिया, इजी क्वेश्चन। और u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर है। मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा, -1, ठीक है। तो इस में पुट कर लेते हैं हम लोग। तो इसका वेलोसिटी जो है, ये जो है वो वेलोसिटी है किसमें, वाई डायरेक्शन में। तो वी वाई हमारा कितना निकल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज जस्ट माइनस होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1, और डी यू बाई डी टी इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, जो कि ये कितना था 8 था। ये हो जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सर एक्स में होगा ना, वी वाई थोड़ी होगा, ये एक्स में होगा ना डीवी बाई डी टी। अरे हाँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या मैं क्या बोल, ये एक्स डायरेक्शन का हम लोगों ने निकाला क्योंकि ये सारी जो वेलोसिटी चीज़ें ऑफ। वी और यू इसमें होता है। तो ये एक्स डायरेक्शन का है।
अब आगे चलते हैं, हम लोग y डायरेक्शन के लिए निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, that height of the image upon height of the object is equals to माइनस v by u फॉर्मूला यूज किया था। और height of the image कैसे लिखा था फिर हम लोगों ने, v h o डिवाइडेड बाय u, माइनस साइन लगा करके। और फिर इसको डिफरेंशिएट किया था, that dhi by dt is equals to माइनस, नीचे जो भी चीज़ है वो u स्क्वायर करके लिख दो और इस जगह पे एक u, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, v डी एच ओ बाई डी टी, एंड फिर प्लस ऑफ एच ओ डी वी बाई डी टी, और फिर आएगा माइनस वी एच नॉट और साथ में आएगा डी यू बाई डी टी। ये चीज़ आया था। चलिए, तो अब क्या करें इसको, इसमें वैल्यूज को पुट कर लेते हैं u वगैरह, है ना। u कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर में, और v कितना है वो भी -30 30। वगैरह साइन के साथ पुट करते हाँ जाएंगे, हाँ। -30 सेंटीमीटर। और डी एच ओ बाई डी टी विच इज इन वाई डायरेक्शन, है ना, हाँ, ऑब्जेक्ट विच इज 6। 6 मीटर पर सेकेंड से। तो +6 है, +6 पुट कर लिया मैंने। सब और मीटर में है ना, हाँ हाँ, मीटर पर सेकेंड है। तो लेकिन ऐसा, आपने सेंटीमीटर में लिया हाँ एक मिनट, कन्वर्ट करना है इसे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो 30 सेंटीमीटर है और ये जो 6 मीटर है, मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों में से तुम्हें एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो पूरे सिस्टम को तुम मीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर पूरे सिस्टम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो क्योंकि यहाँ पे आंसर हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो बेटर है कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ये सिक्स 600। हंड्रेड सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब एच नॉट की बात करें विच इज़ 1 m, तो 1 mm है तो mm जीरो को भी पॉइंट कन, वन हाँ इसी कर दूंगा 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी क्या है हमारा, -8 है सर ये। किस चीज़ का है, हाँ, डीवी पर सर, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन इमेज एक्स डायरेक्शन इन ना। एक्स डायरेक्शन। तो हम लोगों ने -8 निकाला था। उसके बाद -v h0, v का वैल्यू कितना है -30, -30 है। सेंटीमीटर में हम लोग सब कुछ लिख रहे हैं, 1/10, 10। एंड डी यू बाई डी टी, तो कितना है ये, ये 10 cos 37 था। 8 था ना, क्या सॉरी, 8। हाँ, 8 था। 8 था। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट, अपॉन वी डिवाइडेड बाय स्क्वायर। 30 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं भी, कि टाइम क्यों वेस्ट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि 60 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है। कनकेव मिरर से 60 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया, और जो फोकल लेंथ है इसका दे रखा है, डेट एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो बोला गया है कि इफ ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 1 mm towards the mirror, along principal axis, then find the shift, in image। ठीक है, सॉल्व करो। तो इंटीग्रेट कर देंगे ना फॉर्मूला बस। तुम करो तो बताता हूँ। हाँ। तो देखो, इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि लैटरल लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है और एक लैटरल मैग्निफिकेशन होता है ना। यस सर। तो लैटरल क्या होता है हमारा, अगर
स्मॉल ऑब्जेक्ट है सॉरी। तो अगर हमारा, स्मॉल ऑब्जेक्ट है हाँ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल रखा हुआ है तो हम लोग लेटरल लेते हैं, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो लॉन्गिट्यूडनल लेते हैं। तो इस बार ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड नहीं है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को इस लोकेशन से मूव करा करके इस लोकेशन तक मूव किया गया है, तो मैं इसको एक ऑब्जेक्ट ही मान लेता हूँ ना। ए के करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगा वो इस जगह पे बनेगा, और जब मैं बी पे मूव करूंगा तो बी पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा। हाँ। तो ये जो शिफ्ट है, ये कितना दे रखा है, 1 mm। तो जो इसका शिफ्ट होगा वो क्या होगा, डीवी बराबर, और ये क्या चीज़ है, डी है। तो तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से इसको सोचेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग रखा हुआ है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और एक लेटरल मैग्निफिकेशन था, तो इसमें हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वही फॉर्मूला विच इज इस तरीके से गिवन था, डेट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। याद है, डी टी कैंसिल आउट यस कर लो, सर। ये हो जाएगा डी वी बाय डी यू इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और अप्रोक्सीमेटली हम लोग डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके। समझ में आएगा? तो इधर से अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f का, तो v कितना निकल के आ जाता है, -12, है ना। अब कुछ नहीं है, बस इसका वैल्यू को इधर पुट कर लेना है। ये हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय यू, यू का वैल्यू दैट इज 60, 60 और माइनस 60। 4 स्क्वायर इंटू 1 mm, हाँ। है ना। स्क्वायर के अंदर नेगेटिव साइन देने का कोई मतलब नहीं है, ये आ जाएगा -1/25 mm। 0.04। तो माइनस का क्या मतलब है कि हम लोग बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस। बिलो सर नहीं, ये लेफ्ट में जा रहा है। हाँ, इसका मतलब, तो लगभग लगभग ये अब जो मिरर वाला कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग भी मिरर को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ लेने के बाद एक और चीज़ मैं बस बता देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से कि एक कॉनकेव मिरर है, और इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ पे और कैसा बनेगा वो तुम्हें बताना है, ठीक है। लेट्स से कि ये है फोकस, और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ। चलो बताओ, इसको ड्रॉ करके बताओ। एक सेकंड सर, कुछ लेंथ है या फिर एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो। हाँ, मान लो ना कि रीजनेबल लेंथ है, ना ही बहुत बड़ा है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है, रीजनेबल लेंथ है। ओके। सर मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो उसके नीचे ही बनेगा जो उसके ऊपर वाला है, और जो उसके पीछे है वो एफ और आर के बीच में कहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, इसका लेंथ निकालने के लिए जाता है, बोलता है कि जो इमेज है उस इमेज का लेंथ क्या होगा, है ना। बताओ कैसे करेंगे। सर एंड एंड पॉइंट्स का वो सर फाइंड वो, कर लेंगे हाँ, वी। लेट से कि f दे रखा है तुम्हारा 15, और ये ऑफ कोर्स 60 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, और ये जो है वो 40 दे रखा है, हाँ तो क्या कर लेंगे। सर। हाँ ये आर 30 वाला के तो तो उधर इसके नीचे ही बनेगा ना सर, और 40 से कहाँ बन रहा है, हम्म मतलब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे उसके हिसाब से देखेंगे एफ और आर के बीच में कहीं बनेगा, और उसके हिसाब से तो हाइट भी मतलब फाइंड कर लेंगे। इसको मैं u1 एज्यूम कर लेता हूँ और इसको u2 एज्यूम कर लेता हूँ, u1 के करस्पॉन्डिंग v1 मिलेगा, और u2 के करस्पॉन्डिंग v2 मिलेगा, यही ना। और फिर डेल्टा v यस निकाल लोगे, v2 माइनस ऑफ v1, यही बोलना चाह रहे हो। हाँ, यस हाँ, अगर सर। इस तरीके से किया तो गलत आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि रे डायग्राम यहाँ पे तुम बनाना भूल गए, और रे डायग्राम अगर इसका बनाएंगे तो ये जो लाइट रे, कोई भी पैरेलल लाइट रे है वो फोकस से पास करने वाला है, और फोकस से पास करेगा तो ये जो पॉइंट है ये इस जगह पे लाई करेगा,
ये जो पॉइंट है वो इस जगह पे लाई करेगा। तो इमेज जो है वो इस तरीके से बनने वाला है। तुम कैसे सोच रहे थे ऐसा बनेगा इमेज? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बना है। बराबर। तो अब इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, तो है ना? सर एक एक इस चीज जगह। पूछना है। तो ये हाइट ऑफ द पॉइंट, अगर मैं लिख लूँ ए है और ये बी है, ये लोकेशन बी बनेगा और ये लोकेशन ए बनेगा। तो बी के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं और ए का मैग्निफिकेशन तो हमें पता है। तो इस तरीके से ये हाइट पता चल जाएगा और ये हाइट तुम्हें पता है क्योंकि ये गिवन होगा, वॉट एवर द वैल्यू इज एच, एच नॉट होगा जो भी है। और इस जगह से ये तुम एच डैश निकाल सकते हो। तो अब सिमिलर ट्रायंगल यूज करके तुम लेंथ वगैरह निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? यस ओके सर। सर, ये हाँ। कंडीशन इसलिए लगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं था। अगर हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पे रहता तो हम लोग वाला लॉजिक सही था। बिल्कुल। तो ये लॉजिक कब लगाते हैं? जब प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे ना हो तो हम लोग इस तरीके से करें। ठीक है। कैसे, मतलब उसका रिफ्लेक्शन आपने कैसे मान लिया सर? पैरेलल लाइट ही आएगा सर, कोई और डायरेक्शन क्यों और नहीं? तुम ए और बताओ बी ना से। तुम बताओ ना कैसा आएगा? बी से तो यही लाइट इधर निकलेगा ना, ए से तो इधर ही लाइट निकलेगा ना। ऐसा तो नहीं है और भी कि, पॉसिबिलिटीज होंगे ना सर, देखो, ऐसा ही थोड़ी मतलब पैरेलल ही एक मिनट निकलेगा। एक मिनट एक मिनट। अगर पॉइंट ए ऑब्जेक्ट इस जगह पे है, पॉइंट ए, तो इधर से कोई सा भी लाइट निकले, मुझे सिर्फ दो लाइट चाहिए। ठीक है, ढेर सारे लाइट की जरूरत नहीं होती है, मुझे सिर्फ दो लाइट चाहिए। अगर ये दो लाइट इस जगह पे मीट कर रहा है तो दुनिया भर का कितना भी लाइट यूज कर लो तुम, वो सारे के सारे इसी जगह से ही पास होगा। ठीक है, इसीलिए हमें ढेर सारी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ दो लाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट रे की, मतलब लाइट तो नहीं बोलना चाहिए, रे। तो एक रे ये है और दूसरा रे ये है। तो अच्छा। ये दोनों जब इस जगह पे मीट कर रहा है तो तीसरा रे बनाने की हम्म। जरूरत ही नहीं है मुझे। क्लियर है? बात समझ में आई? एक सेकंड सर। एक होता है वीडियो तो न्यूटन्स आ रहा फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है? है। x1 इंटू x2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ज़्यादा जगह पे यूज़ होता नहीं है, और तुम्हें ना भी पता हो तो भी क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। यस। ठीक है। तो ये जो होता है हमारा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर होता है, वेर एक्स एंड वाई क्या है होता है? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट। हम्म, तो इस जगह पे फोकस है, इस जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस जगह पे कोई इमेज बना। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसे x लिया जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है इसे y लिया जाएगा। और f तो हमें पता ही है इसका फोकल लेंथ, और इसको डिराइव किया जा सकता है। चाहो तो तुम फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सब पूछते ही नहीं है ये तो। अप्लाई करके निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छा पार्ट स्टार्ट होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में तो मुझे जाने की ज़रूरत है नहीं कि रिफ्रैक्शन होता कैसे, क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, और रिफ्रैक्शन होने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें होते हैं, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस, मोमेंटम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट में थ्योरी को निपटाऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होता है। तो लेट्स से दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू, और मान लेते हैं कि ये रेयरल सर। मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। सर बेंड क्यों होता लाइट? रीजन इस क्या है बेंड होने का? स्पीड ऑफ लाइट जो हर एक मीडियम में होता है वो अलग अलग होता है। और स्पीड ऑफ लाइट हर एक मीडियम में अलग इसलिए होता है क्योंकि उसमें होते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक वेव की तरह हम्म। इसको हम लोग सोचेंगे। ठीक है। और जब वेव इन करता है तो वो एक ऐसा पाथ को चूज करता है जिसमें कि सबसे मिनिमम टाइम लग रहा हो उसको ट्रैवल करने में। हाँ, फरमार्ट्स प्रिंसिपल। है ना? ये काफी एडवांस क्वेश्चन इस पे बनता है।
तो वही पाथ को वो चूज करता है। अब वो पाथ जो है वो कुछ स्नेल्स लॉ के हिसाब से डिराइव होकर के आता है। ठीक है, जब हम लोग वेब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो हाइजेंस कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वहां पे रिफ्रैक्शन को वो प्रूव भी किया है। तो मुझे लगता था कि वो जो ये लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है उसके लिए ऐसा बोल सकते अब देखो, इसमें जो इंसिडेंट लाइट है वो इस तरीके से आ रहा है, दिस वन इज इंसिडेंट एंड दिस वन इज नॉर्मल, और ये जो होगा रिफ्रैक्टेड लाइट होगा, रिफ्रैक्टेड लाइट होगा, रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, लाइट और रे में डिफरेंस है, पता है ना? लाइट और रे में डिफरेंस। हाँ, रे मतलब लाइट एक में सिंगल डायरेक्टेड पॉइंट ढेर ढेर लाइन। सारे रेज हैं, ठीक है। और अगर मैं रे बोला तो वन एक सिंगल फोटोन का स्ट्रीम है, समझ में आया? मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। यस। सिंगल फोटोन स्ट्रीम लाइन, मतलब कि एक फोटोन दूसरा फोटोन 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 फोटोन, और वो एक सिंगल पाथ में चल रहा है। तो रिफ्रैक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे ये हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो एक और होता है इसमें चीज, डेट इज रिफ्लेक्शन, हम्म। रिफ्लेक्टेड रे, और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। इसको आर डैश बोल लेता हूँ। तो लेट्स से कि इस जगह पे जो इंसिडेंट रे था वो एक वेव के फॉर्म में है, उसका स्पीड ऑफ लाइट c है, फ्रीक्वेंसी f है, और लैम्डा 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 नॉट f नॉट बोल देते हैं, ये है। तो जब रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम में आएगा तो इस मीडियम में इसका स्पीड क्या होगा, c के बराबर होगा या डिफरेंट होगा? ऑफकोर्स मीडियम सर चेंज कम हुआ ना, वो। है ना? हाँ, मीडियम वो चेंज हुआ तो डिपेंड करेगा डेंसर करेगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे। हाँ हाँ, तो दूसरा चीज, अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हो, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा या इंक्रीज करेगा? सेम सेम फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। और वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा, इंक्रीज? डिक्रीज। ये वेवलेंथ जो है हमारा लैम्डा नॉट, दैट विल नॉट बी सेम, और वो हो जाएगा हमारा चेंज, लैम्डा डैश, ठीक है। और सर आप जब हम लोग इस सर जगह कुछ पे, लिख रहे हैं सर आप बोर्ड पे? हाँ, सर सर मेरे को तो नहीं आ रहा, आपको कांस्टेंट लग रहा है स्क्रीन, कुछ लिखा ही नहीं। सर मेरा तो बोर्ड ब्लैंक चला गया है पहले कौन। तो जब ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे के केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी सेम एंड द फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी सेम एंड द वेवलेंथ विल आल्सो बी सेम, है ना? सेम। तो ऐसा नहीं है कि ये जो इंसिडेंट लाइट रे आया तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्टेड लाइट या फिर रिफ्रैक्टेड लाइट रे में चला जाएगा, नहीं। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑलवेज होता है। कोई सा भी सरफेस हो, कोई सा भी, इवन कोई सा भी इंसिडेंट लाइट रे अगर आएगा किसी भी सरफेस मीडियम पे फॉल करेगा, तो हमेशा उसका दो भाग होगा, दो टुकड़ा होगा, एक जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगा और एक जो रिफ्रैक्टेड बनेगा, रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होगा। तो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस में गया, 100% एनर्जी इस तरफ से आई तो हो सकता है कि अगर तुम्हारा ग्लास हो, है ना, तो ग्लास में ज़्यादा चला जाएगा, लेट से कि 95% तक तुम्हारा लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करके चला गया, और 5% ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर गया, ऐसा हो सकता है। और अगर मिरर होगा तो जस्ट इस केस को तुम रिवर्स कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये दोनों जो चीज़ है वो सेम, मतलब हर एक इंस्टेंट पे होगा, हर एक इंस्टेंस पे होगा।
क्लियर आया, समझ में आएगा? जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना तो इस समय वो भी चीज़ हम लोग समझेंगे कि हाँ इसका क्या काम है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों साइमल्टेनियस होता है, लेकिन हम लोग मतलब वो एक मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना हाँ रिफ्रैक्ट हो रहा इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होगी वो कितनी होगी वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, हमारा कैसा मीडियम है, बराबर। हो है। और सकता है उसका कुछ पूरा का पूरा, रिलेशन है, कुछ बोल सकते हैं हम लोग, नहीं कब अभी तो ज्यादा अभी तो रिफ्लेक्ट हम लोग होगा? कुछ नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है ना मीडियम कैसा है, ट्रांसपेरेंट है क्या है नहीं है, हम्म, बराबर। हो सकता है सारा का सारा एब्जॉर्व कर ले, बहुत ही कम रिफ्लेक्ट करे, ब्लैक बॉडी ब्लैक रेडिएशन होल, पढ़ते हैं है ना, ब्लैक होल। तो सारा रिफ्लेक्ट एब्जॉर्व कर लेता है। चलो ये तो बस इतना सही बताना था कि हाँ ये चीज प्रोसेस जो है वो हर एक टाइम होता है, लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ाई करेंगे सिर्फ एक ही के बारे में पढ़ाई करेंगे, क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया, अब रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मूलाज हम लोग को पता है, डेट v इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ लेमडा होता है, इसे हम लोग याद करके रखेंगे। दूसरा चीज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, वो क्या होता है? रेशियोज, मतलब समझा नहीं सर, क्या क्वेश्चन कर रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सी बाई वी ना, हैं? हाँ, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाई वी विद से डिफाइन रिस्पेक्ट टू करते एयर। हैं, हाँ, विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बराबर है क्या, ओके, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये चीज। तो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होता है, समझ में आया क्या? और अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये हमारा ग्रेटर देन लेस देन वन भी हो सकता है, तो म्यू रिलेटिव क्या हो जाएगा, इट इज म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। तो इसे इस तरीके से लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, ऐसा लिखा जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, वी V1/V2। वन बाय वी टू। और हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। इनफैक्ट तुम कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, कहीं भी कोई भी जगह देख लो, फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं चेंज होता है, सिर्फ एक ही जगह पे चेंज होता है, वो है डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे चेंज होता है, बाकी पूरे फिजिक्स में हम लोग के सिलेबस में फ्रीक्वेंसी और कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो इधर से ये क्या आ जाएगा रिलेशन, लेमडा टू अपॉन लेमडा वन, तो इसको याद रखेंगे हम लोग, इस रिलेशन को बहुत जगह पे यूज हो जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन हम लोग इस पे नहीं करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा चीज लॉज ऑफ, सर हाँ आपने V बोलो। प्रोपोर्शनल टू लैम्डा लिखा है, तो V1 λ1/λ2 होना चाहिए ना? हाँ ठीक है क्या, ओके। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो। सब एक प्लेन में लाई करते हैं और एक स्नेल्स लॉ है। पहला तो ये है कि एंगल ऑफ, ये जो है हमारा इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल and refracted light ray all lie in the same plane। और हम लोग इसमें भी वही काम कर सकते हैं, डेट एन डॉट आई क्रॉस आर, ये क्या होने वाला है, इक्वल्स टू जीरो के बॉक्स बराबर। ऑफ Ni। हाँ दूसरा कि साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर, नहीं सॉरी, ये तो साइन, रिफ्लेक्शन हो। हाँ साइन आई बाई साइन आर
मैं ये बोल रहा हूँ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर, हाँ अगर एयर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं या फिर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एन हो वन। जाएगा, है ना, अच्छा या हाँ, फिर इनवर्स भी रहता है। म्यू, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो एन से या फिर म्यू से डिनोट किया जाता है। किसी भी जगह पे बुक में तुमको एन से लिखा हुआ मिल सकता है, किसी जगह पे म्यू से लिखा हुआ मिल सकता है। आगे देखते हैं, अगर हमारा मीडियम चेंज हुआ, लेट्स से कि ये मीडियम म्यू वन है और ये मीडियम म्यू टू है। स्नेल्स जो लॉ है वो इस तरीके से नहीं लिखा गया था। अगर स्नेल्स लॉ के तुम पेपर पढ़ोगे तो उसमें पेपर में वो अलग ही तरीके से डिराइव किया हुआ, और डिराइव करके जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें ऐसा फॉर्मूला लिखा गया है डेट ये जो एंगल है और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस प्रोडक्ट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट। दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये इस तरीके से लिखा गया तो काइंड ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं पी इज कांस्टेंट, इसका मतलब पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल, मतलब इस मीडियम का दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इस मीडियम का दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सेम। तो हमेशा इस तरीके से याद रखेंगे एट म्यू वन साइन आई, रिफ्रैक्टिव। और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है और आर है एंगल। मतलब जिस मीडियम का है उसके मल्टीप्लाई करते हैं उसके हाँ, साइन ऑफ तो इंसिडेंट। हम लोग हमेशा इस वाले फॉर्मूले को याद रखेंगे, और ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे। अगर तुम ये फॉर्मूला याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये चीज़ हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर हम लोग बात करें, अच्छा हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, रूट अंडर ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर के बराबर। ये ईएम हाँ। वेव में पढ़ाया गया होगा, यस बराबर। सर, आप पढ़ाओगे। हाँ आगे चल करके, ठीक है। सर टेलीस्कोप वो सब पढ़ाओगे सर, हम लोग को पढ़ना है उससे। हाँ वो सब भी पढ़ेंगे ना। ओके। डेविएशन, तो अगर मेरे पास एक इंसिडेंट लाइट रे है और वो इस तरीके से आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा, तो कितना डेविएशन हुआ, दिस मच विल बी द डेविएशन। सो आई डेल्टा, माइनस आर। डेल्टा विल बी इक्वल्स टू आई माइनस ऑफ आर। इस पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि हम लोग आगे चल करके देखेंगे जब हम लोग टीआईआर वगैरह पढ़ लेंगे। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस दे रखा है आर, और एक लाइट रे है जो कि इंसिडेंट हुआ इस तरीके से, दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे, और ये 60 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हुआ। अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें गिवन है एन इज इक्वल्स टू रूट थ्री, पूछा गया देन फाइंड द टोटल डेविएशन of the light ray फाइनल डेविएशन। uh, after it comes out of the sphere। स्फेयर से बाहर निकलेगा तो लाइट रे का टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, ये बताना, सॉल्व करो। देखो, तो इस जगह पे ये जो लाइट रे इस तरीके से आएगा और ये रिफ्रैक्ट करेगा, तो ये कुछ एंगल हो जाएगा इसका थीटा, इसको आर मान लेता हूँ। तो इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और ये हमारा एयर है उसको हम लोग वन एज्यूम कर लेते हैं। तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू साइन
आर साइन 60 कितना हो जाएगा हमारा √3/2, तो 1/2 बचेगा दोस्तों। साइन आर इज इक्वल 30 टू डिग्री। 1, हाँ आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब सोचो कि ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस, रेडियस है। और ये है हमारा नॉर्मल, तो इधर से बाहर निकलेगा। और ये एंगल को अगर मैं ई एज्यूम कर लूँ तो ऑफ कोर्स ये जो सिनारियो है रिपीट हो गया, यहाँ का सिनारियो जो है रिपीट हो गया। तो चाहो तो तुम स्नेस लॉ वापस लगा लो, डेट √3 साइन 30 इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ए। ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 60। ठीक है, तो जब लाइट रे इस तरीके से आ रहा था और ये इस तरीके से बेंड हो गया, तो पहला डेविएशन कितना हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। I माइनस ये 30 डिग्री। 30 और ये हमारा 60, तो ये टोटल 30 60 हो डिग्री। जाएगा, है ना। तो डेविएशन हुआ इस डायरेक्शन में 30 डिग्री। 30 डिग्री, और जब इस तरफ से निकला बाहर तो फिर से बेंडिंग हुआ है, और वो भी इसी डायरेक्शन में है y Δ2। तो ध्यान रखना Δ1 और Δ2 का डायरेक्शन सेम हो, ताकि डेल्टा नेट में मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट वो हमें अच्छे तरीके से पता चले। सो दिस विल बी 60 डिग्री। समझ में आया? ऐड क्यों करना है, मतलब ये दोनों का अगर एक ही तरफ एंगल अगर होना है। हाँ, अगर डेविएशन ऐसे हुआ और इसका डेविएशन ऐसे कर दिया होता तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता ना, Δ1 एंड Δ2। अगर क्योंकि लाइट रे तो ऐसे अच्छा। जाना चाहिए था, लेकिन डेविएशन इधर कर दिया, हम्म, तो इस Δ1 एंड अंडरस्टैंड। Δ2 को हमेशा ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट भी करते हैं हम लोग। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज उसके हिसाब। हम्म। चलो आगे सर चलते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा। अच्छा, इसी में एक मैं बता देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है। कि लेट से कि लाइट रे को अगर मैं इस जगह से ना फॉल करा करके मैं इस जगह से फॉल कराऊँ, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये बोलता है कि जो पाथ उसने चूज किया था पहले, वो अभी भी वही पाथ को चूज करेगा। बात क्लियर है क्या? तो तो क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ है इसलिए। हाँ, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट है, उससे शॉर्टेस्ट और हो नहीं सकता। या फिर तुम इसको जगह पे एक मिरर लगा दो, तो यहाँ से लाइट जब बैक ट्रेस कर लेगा उसी पाथ को बैक ट्रेस करेगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मे- रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहलाता है। तो मिरर हरदम मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल जितना भी है उस पे, सॉरी ये लाइट। परपेंडिकुलर गया है तभी मिरर उसको बैक ट्रेस करवा देगा ना। नहीं नहीं, मैं मिरर बोल रहा था सर, लाइट ही बात कर रहा हूँ मैं। हरदम हाँ, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई सोचने की वाली बात ही नहीं है। ठीक है। इतना स्पीड होने के बावजूद तभी भी इतना छोटा जाता है। इतना स्पीड होने के बाद भी अभी तुम कहाँ पढ़े ही नहीं, कुछ रिलेटिव थ्योरी वगैरह तो पढ़े ही नहीं। उसमें तो पढ़ काफ़ी रहा हूँ और सर धीरे धीरे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें होती है। पढ़ा है चलो, अब सर, आपने समझा है आपको। हाँ आधी बातें मुझे समझ में आती है, आधी ऊपर से आती है। हायर लेवल पे वो हिग्स बोसोन वगैरह चीज़ें वगैरह जब पढ़ते हैं ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो सोचा कैसे रहेगा उसने। वही तो बात है ना, थियोरेटिकल होता है वो सब चीज़ें, और प्रैक्टिकली प्रूव भी करना पड़ता है, तब सर तो आपको नंबर मालूम है मिलेगा। स्टीफन हॉकिंग को सर नोबेल प्राइज भी मिला। हम्म। ब्लैक होल वगैरह ऐसा क्या? नहीं मिला है, नहीं मिला है कोई। नहीं नहीं, उनको नहीं मिला ना। ब्लैक जो आदमी मर जाता है उसके बाद उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब जो भी उसने सर जिंदा होने के भी तभी भी उसने नहीं मिला सर उनको, क्योंकि वो थेरेटिकल सब दिए थे ना, तो प्रूफ था ही नहीं उनका। मैं बता रहा हूँ तो तुम्हें मुझे पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो भी आदमी मर जाता है ना, उसके बाद फिर उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, जहां तक मैंने अभी तक देखा है। नहीं सर, अभी 20 में किसी को तो मिला था। मैंने कौन है? थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ा था। कौन है बताओ, नाम याद नहीं है सर, जो मर तो गया देख हो, लूंगा। और उसको नोबेल प्राइज मिला हो। ट्वेंटीज तो में देखता ब्लैक हूँ। होल मैंने ही तो बताया था, ब्लैक होल पे मिला था। एक ही मिला है क्या सर 20 में। हाँ, नहीं नहीं, उस बाकी लोग। फील्ड में मिला होगा ना, हाँ, फिजिक्स, मतलब दूसरे फील्ड भी होगा ना। फिजिक्स में मिला था ना एक। ठीक है। तो इंडिया में बस फिजिक्स में एक को मिला है ना सर, और किसी को नहीं। और इकोनॉमिक्स में अभी रिसेंटली मिला था किसी को, लास्ट ईयर शायद। अच्छा, चलो हाँ। अपन स्टार्ट करते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये था हमारा। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। दूसरा चीज है रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब। कोई भी ग्लास स्लैब हो सकता है हमारे पास, और वो ग्लास स्लैब से अगर कोई भी लाइट रे पास करेगा तो क्या होगा। अगर ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, पता ही होगा, ये चीज़ तो तुमने पढ़ा ही होगा, और फिर भी हाँ सर, अभी तक याद है मेरे को तुम फॉर्मूला। लोग से ही डेरिवेशन करवाऊंगा मैं। ये लाइट रे अरे इंसिडेंट हो रहा है ना, और ये एंगल ऑफ बिल्कुल नहीं। इंसिडेंस है। तो ये क्या हो जाता है, बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद फिर जब बाहर निकलेगा तो ये पैरेलली आगे चला जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, जैसे कि ये मीडियम और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, तो ये इस मीडियम का जो लाइट रे है और इस मीडियम का लाइट रे जो है वो दोनों ऑलवेज पैरेलल ही होगा। चाहे तुम वो ढेर सारा मीडियम ले लो, और ये जो मीडियम है 3 का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये 3 है, और यहाँ पे 2 हो, 5 हो, 10 हो, कोई सा भी हो, तो इस मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लाइट रे का अगर सेम है, तो इसमें लाइट रे अगर इस तरीके से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस मीडियम में भी 60 डिग्री एंगल ही बनाएगा। ओ, ठीक है। सेम मीडियम। हाँ, सेम मीडियम। अच्छा। चलो, तो तुम मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये निकाल करके तुम्हें बताना। तो सर एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, करो। तो थिकनेस तो दिया नहीं सर टी मान आपने। लो ना। ले लो तुम टी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं दिया, वो भी मान लो तुम म्यू। म्यू। ठीक है। सर बताओ सर, टी बाई कॉस आर इंटू, थोड़ा सा याद है। ठीक है। करो करो, खुद से सॉल्व करो। अच्छा, इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यस सर, पेंसिल वाला एग्जाम्पल सब। चलो। तो राइट है। हम्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ फिगर्स बनाएंगे। इस जगह पे मैं बना रहा हूँ। तो ये लाइट इस तरीके से आया, थोड़ा सा ज़्यादा बेंड कराना पड़ेगा। ऐसे आया लाइट, और ये है नॉर्मल, बेंडिंग हो जाएगा, ऐसा चला जाएगा, और फिर इधर से बाहर निकलेगा। तो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ इस जगह पे, ऐसा। ये है टी, और ये कितना हो जाएगा, आई माइनस ऑफ आर, और इसको मैं एक्स बोल लेता हूँ। तो एक्स, तो आर होगा ना वो, आई माइनस आर तो उसके बाजू वाला होगा। अरे हाँ, वो, एक मिनट, ये वाला जो एंगल होगा, ये आई माइनस ऑफ आर होगा, और ये वाला आर होगा, बराबर। तो इस लेंथ को मैंने एक्स बोला हुआ है, तो x cos r विल बी इक्वल्स टू टी। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, t अपॉन cos r। अब इस जगह से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, दिस इज बेसिकली डी, है ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने वाला है। तो एक ट्रायंगल इधर से बना लिया मैंने, ये वाला, और ये एंगल कितना है, आई माइनस ऑफ आर, एंड दिस इज एक्स। तो ये डी लेंथ कितना हो जाएगा, डी विल बी साइन आई इक्वल्स टू माइनस आर। एक्स साइन आई a minus of r. So this d is equals to x sin I minus of r divided by x का वैल्यू हटा दो यहाँ से, x का वैल्यू पुट कर लो t डिवाइडेड बाय cos r, और i और r में जो रिलेशन होगा इट विल बी sin I is equals to n sin r। ठीक है यार, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इस पे, कभी मैंने देखा नहीं है,
कि हाँ क्वेश्चंस वगैरह आए। नेक्स्ट इज apparent डेप्थ सर एंड apparent एक shift। बोलो। एक सेकंड, नहीं 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 लिखना सर थोड़ा। यस सर। apparent डेप्थ एंड apparent shift। तो apparent डेप्थ और apparent shift क्या होता है तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ही फेमस चीज़ है, पता ही होगा कि जो ऑब्जेक्ट है अगर किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जो कि डेंसर है या फिर रेयर है और दूसरे मीडियम से देखा जा रहा है, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, और ऑब्जर्वर जो है वो दूसरे मीडियम पे प्रेजेंट है और इस जगह से देख रहा है। सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जर्वर। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वर कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने क्या किया, तो ये जब ये ऑब्जेक्ट को देखेगा ना तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो जिस डिस्टेंस पे है उस डिस्टेंस पे नहीं उसे लगेगा। जैसे कि मान लो तुम पानी के अंदर हाथ डालते हो तो तुम्हारा हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज नज़र आता है ना, या फिर स्केल को डिप करते हो तो स्केल का लेंथ काफ़ी ज़्यादा छोटा तो नज़र आता है। स्विमिंग पूल का फ्लोर जैसा ऊपर आता है वैसे। हाँ, उस टाइप का इफेक्ट आता है। तो क्या करते हैं उसके लिए, ये जो लाइट रे है वो इस तरीके से आ रहा होता है और जब मीडियम पे फॉल करता है तो ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन, और फिर इस तरह से बेंड हो जाता है। तो ये है आर और ये है आई, इसका डेरिवेशन मैं करके बताना चाहूँगा। तो जब लाइट रे बाहर निकल गया तो ये है हमारा रिफ्रैक्टेड लाइट रे और दिस इज इंसिडेंट लाइट रे। आदमी के आंख पे जो पड़ रहा है वो ये वाला लाइट रे पड़ रहा है, ना कि इंसिडेंट वाला। अगर ये वाला पड़ रहा है लाइट रे तो आंख को लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह पे है, ना कि इस हम्म, जगह पे। ठीक है, जो कि जो भी चीज हमारे आंख पे पड़ता है हम उसके हिसाब से कंसीव करते हैं और चीजों को ऑब्जर्व करके बताते हैं कि हाँ उसका लोकेशन इस जगह पे, जो भी चीज हमारे आंखों पे पड़ रहा है। पहले क्या हुआ उससे मुझे मतलब नहीं। तो अब ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी द हाइट ऑफ द इमेज। लेट्स से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n1 एंड n2, बराबर। तो n2 ग्रेटर देन n1 हाँ मान लेते हैं ना अभी। मानना ही पड़ेगा। हाँ एंगल को उस तरफ से मैंने दिखा दिया है ना, नहीं भी n2 ग्रेटर देन n1 होता तो भी हमारा फॉर्मूला स्टिल जो भी निकालेंगे वो काम करेगा, बाय। वैलिड रहेगा। चलो तो करते हैं इसको। सबसे पहला स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, डेट इज n2 n2 साइन आई। ओके, मैंने r और i को इस तरीके से लिख दिया है, इसको i कर लेते हैं और इसको r कर लेते हैं, बराबर। तो क्या हो जाएगा, n2 साइन आई इज इक्वल्स टू n1 साइन आर, ये पहला रिलेशन आ गया। और क्योंकि इस जगह पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एंगल्स काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है, आई एंड आर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या जंक्शन लिया, ध्यान दो, आई एंड आर आर वेरी वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटे एंगल्स हैं। तो साइन आई आई हो जाएगा एंड साइन आर आर हो जाएगा। मेरा रिलेशन आ जाएगा n2 साइन आई की जगह पे सिर्फ आई, n1 आर, मतलब आई बाय आर इज इक्वल्स टू n1 बाय n1/2। n2। जैसा भी होगा हम लोग पुट करेंगे। दूसरा चीज़, हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं इस जगह पे, दो ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। तो ये एंगल अगर आई है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, आई। सो दिस एंगल इज आई और इस लेंथ को मैं x मान लेता हूँ, दिस इज डी ओ
और ये एंगल आर है, तो कौन सा एंगल आर बनेगा? ये वाला एंगल, ये वाला, हाँ ये पूरा नॉर्मल ये केस। वाला एंगल क्या बनेगा? आर। एंड दिस इज डी आई। तो अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को ही देख रहा हूँ, और इन दोनों ट्रायंगल में मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। कौन सा? टेन आई। टेन आई कितना हो जाएगा? एक्स बाई डी। यस। और टेन आर एक्स बाय डी आई। और एंगल्स काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, और इन दोनों इक्वेशन को बस अब डिवाइड कर लो। आई बाय आर, आई बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स बाई डी ओ एंड एक्स बाय डी आई। एक्स एक्स कैंसिल आउट, सो डी आई अपॉन डी ओ। और आई बाय आर हम लोगों ने इधर से निकाला है, इट इज़ एन वन अपॉन एन टू। इधर से क्या आ जाएगा? डी आई अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू एन वन अपॉन एन टू। ये आया। या फिर मैं ऐसा अच्छा। बोल सकता हूँ डेट डी आई बाय डी ओ इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन टू वन, एंड रिलेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं। हम्म। और डी आई इज इक्वल्स टू डी ओ डिवाइडेड बाय एन रिलेटिव। ठीक है, तो शिफ्ट कितना हो जाएगा? अगर मैं शिफ्ट की बात करूं, ये क्या है? अपेरेंट डेप्थ है। फिर आता है हमारा अपेरेंट शिफ्ट। तो अपेरेंट शिफ्ट कितना हो जाएगा? ऑब्जेक्ट था इस जगह पे, लेकिन अब दिख रहा है डी इस जगह पे, सो दिस विल बी द डी शिफ्ट। कितना? डी ओ माइनस माइनस ऑफ डी आई। तो डी ओ माइनस ऑफ डी ओ डिवाइडेड बाय एन एन रिलेटिव। टू ये आ जाएगा डी ओ वन माइनस वन बाय एन एन टू। रिलेटिव। सो दिस विल बी द शिफ्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ये काफ़ी जगह पे काम आ जाता है। और सर इस डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। हाँ, और इस फॉर्मूले को हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे, इस तरीके से याद नहीं रखना है। तो कैसे देखना है? डी आई अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू एन वन अपॉन एन टू है। इसको इस तरीके से लिखो, डी आई अपॉन एन वन इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन एन टू। अब अगर ऊपर चले हम लोग, तो एन वन और एन टू जो एज्यूम किया था वो क्या था? एन वन ऊपर वाला और रेयर नीचे मीडियम। वाला मीडियम का। अच्छा। एन वन। हम लोग को इस तरीके से याद रखना, और ये क्या चीज़ है इसको हम लोग अभी समझते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट वे है याद करने का। एन वन कौन सा है? इसका था। एन टू कौन सा है? इसका है। ये जो लाइट रे है इंसिडेंट वाला है, और ये जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्टेड है। इंसिडेंट लाइट रे से क्या बनता है? हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। और रिफ्रैक्टेड लाइट रे से क्या बनता है? इमेज बनता है। बराबर। तो इमेज के साथ एन वन अटैच्ड है, और ऑब्जेक्ट के साथ एन टू अटैच्ड है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन इमेज किसके कारण से बना है? रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है? एन वन में, डिवाइडेड बाय एन वन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है? एन टू वाले मीडियम में, तो ये एन टू लिख दिया। ओ। इस तरीके से याद रखना है, मतलब इंसिडेंट लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट जिसमें है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टेड लाइट अपॉन जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड लाइट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये तरीका काफ़ी रिफ्लेक्टेड ज़्यादा, हाँ, रेयर। काफ़ी ज़्यादा आसान होता है याद रखने में, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। आंसर जल्दी आते हैं। अदरवाइज क्या होगा? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हें समझ में आएगा। समझ में आ गया? आगे करें? ओके सर। यस सर। तो
क्वेश्चन है ऐसा, पहले तो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। बर्ड है और एक फिश है। इंफिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी क्या? इंफिनिटी नहीं, फिश इंफिनिटी। फिश इसी तरीके से बनाते हैं ना, बचपन में नहीं बनाया? हमारे सर वो वाला है, हमारे सर वैसे बना। आज सर छोड़ो, सर आगे बता। कैसे बनाते हैं? रहने दो सर, कुछ नहीं। दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू। लेट से ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। पूछा गया देन फाइंड, पहला डिस्टेंस बिटवीन bird and fish। पहला as seen by fish, second as seen by bird। सॉल्व करो इसको। अच्छा, तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं। पहला एज सीन बाय फिश है, तो इसका मतलब फिश क्या है? ऑब्जर्वर है। फर्स्ट केस के लिए हमारा फिश है ऑब्जर्वर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ये है तो लाइट रे इस तरफ से आएगा और ये जो भी है रिफ्रैक्शन करेगा। सो दिस विल बी द इंसिडेंट लाइट रे एंड दिस विल बी द रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एनओ इज इक्वल्स टू डी आई इमेज अपॉन एन ऑफ एन आई। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है? 12 पे है, 12। डिवाइड बाय मीडियम 1 है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज कितने हाइट पे है निकालना है, डिवाइडेड बाय इमेज, रिफ्रैक्टेड रे के कारण से बनेगा। तो ये कौन सा मीडियम है? 4/3। यस। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4/3 विच इज 60। 16 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन देम will be equals to 16 plus of प्लस plus क्या? 30। 30, 30। 46। दूसरा करते हैं जिसमें कि बोला गया है इस बार फिश क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? ऑब्जर्वर। और लाइट रे इस बार इधर से आने वाली है और इधर क्रॉस करेगी और ये डिस्टेंस है 30। तो हम लोग बोल सकते हैं डी ओ डिवाइड बाय एन ओ इज इक्वल्स टू डी आई डिवाइड बाय एन आई। डी ओ इज 30 डिवाइडेड बाय 4/3 इज इक्वल्स टू डी आई डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे या फिर इमेज, इसके कारण से बनेगा। तो देख लो अब ये कितना आ रहा है, ये 90/4 और 45। 5/2 22.5। 22.5 आ रहा है। 22.5। ठीक है, तो अब दोनों को ऐड कर लेना है। सही है, ये चीज आ गया। सर एक सेकंड। अब यस हम सर, लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड। अच्छा, एक सीरीज है। नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि इस जगह तक पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, कंटेनर है और कंटेनर में पूरा पानी भरा हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, डेट इज
लेट्स से 4/3 एज्यूम कर लेते हैं ना अभी के लिए। और एक ऑब्जर्वर है जो कि बेयरली पॉइंट पी को सी मतलब देख पा रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर कैन barely see the point P, then find the apparent depth of P. पैर Solve। मतलब बेयरली सी, मतलब ऑब्जर्वर का क्या लोकेशन है, कुछ नहीं पता। ये तो तुम्हें सोचना है ना, सॉल्व करो एक फिर मैं सेकंड। बताता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि 6 मीटर और ये 4 मीटर का डिस्टेंस है और पी मिड पॉइंट पे अगर गिवन है, तो अगर तुमने फॉर्मूला लगाया होगा डी ओ अपॉन एन ओ इज इक्वल टू डी आई अपॉन एन आई, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगाते हैं जब लाइट रे नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। हम लोगों ने एजम्पशन लिया था, याद है ना, साइन आई इज इक्वल टू आई। कब? जब थीटा काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। थीटा अगर बड़ा है तब तो ये एजम्पशन लिया नहीं जा सकता है, थीटा छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि ये फार्मूला तभी वैलिड है जब हमारा इंसिडेंट लाइट रे क्लोज टू नॉर्मल है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि इस वाले केस में क्लोज टू नॉर्मल नहीं है, और बेयरली सी करने का मतलब क्या है कि लाइट रे हर एक तरफ से निकल रहा होगा बाहर, और ये सबसे लास्ट वाला लाइट रे होगा, और तुम अगर इस लाइट रे के पास हो तो देख पाओगे, अदरवाइज इधर हो तो फिर तो नहीं देख पाओगे। तो फील्ड ऑफ व्यू काइंड ऑफ इतना सा है, और इस तरफ भी इतना सा होगा। समझ में आया? तो अगर मैं Yes. देख रहा हूँ तो इसको बैक ट्रेस करवाऊंगा, ये पीछे आएगा। दिस विल बी द हाइट ऑफ द इमेज एंड दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि पॉइंट भी इस जगह पे है। और एंगल्स वगैरह निकाल लेते हैं। ये म्यूट कर लो यार, थ्री। कौन है? सर आपकी आवाज रिपीट हो रही हाँ, किसी ने स्पीकर ऑन किया ना, इसीलिए। है। अजीब लगता है ना सर खुद का आवाज। हाँ, कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है ढंग से। ठीक है, तो ये हो गया 4 और ये 3 हो गया, और इस जगह से अगर मैं एंगल निकालूंगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना आएगा? 37 डिग्री। तो इससे मैं आर निकालूंगा। सो 4/3 इंटू साइन 37 इज इक्वल टू, वैल्यू अच्छा नहीं आएगा, 1 इंटू साइन आर। 53 आएगा मुझे। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो इधर से, टेन थीटा अगर मैंने मान लिया, इसको थीटा माना है, तो 3/4 आ रहा है ना, हाँ, है ना। तो 4/3 साइन 37, साइन 30 से 3/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा साइन आर 53। 4/5 इज इक्वल टू साइन आर। सो आर इज इक्वल टू 53। 53 डिग्री। स्पीकर पे कौन है? और ये एंगल हो जाएगा हमारा फिर 53, नहीं ये वाला एंगल, और ये एंगल हो जाएगा 53। अब ये ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा होगा, ये 53 और ये हाइट ऑफ द इमेज, और तुम्हें ये लेंथ पता है, ये लेंथ कितना गिवन है? 3। तो अब तुम लगा लो 10, 53 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय एच आई, implies एच आई इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4/3, which is equals to 9 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आया क्या? सर थोड़ा ये एंड यस वाला नहीं सर। समझा सर, ये 53, ये भी कैसे 53 हो जाएगा? आर 53 है, ये लास्ट वाला समझा। कौन सा, इस एंगल की बात कर रहे हो? हाँ मतलब सेम आता है या फिर अलग ही आता है ये? मतलब पिछले डेरिवेशन में आई इक्वल टू वही आया था ना, 37 ही आना चाहिए पिछले डेरिवेशन। मैं कंफ्यूज हो गया।
नहीं समझा मैं तुम्हारी बात। सर मतलब 53 आया कैसे सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये साइन आई इज इक्वल टू साइन आर वो लगाया ना, n1 साइन आई इज इक्वल। नहीं नहीं नहीं, आर आया, लेकिन ये जो अल्टरनेट एंगल दिया क्या अच्छा आपने अच्छा, 53। हाँ हाँ, ये देखो फिर से मैं करके ही बताता हूँ। लाइट इस तरीके से गया और ये है नॉर्मल, और इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, आर, और इसको मैं पीछे बैक ट्रेस करा दिया, ओके। तो ये एंगल कितना बनेगा, आर। सो दिस एंगल विल आल्सो बी आर, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, अच्छा। ठीक है ना। चलो, तो ये एक क्वेश्चन था जो कि थोड़ा डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है कि एक पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे हैं इस सरफेस पे, और एक मिरर रखा हुआ है, केव मिरर है, और इसका फोकल लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 30 सेंटीमीटर, और लेट्स से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज 4/3 वाटर है बेसिकली, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का 1 है। तो पूछा गया फाइंड द पोजीशन, या फिर जो फाइनल इमेज बनेगा वो किस लोकेशन पे बनेगा ये तुम्हें बताना है। इनफैक्ट तुम डिस्टेंस पॉइंट पी से बताओ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम पी। सॉल्व करो इसको। देखो, अगर तुमने इसका रे डायग्राम पहले नहीं बनाया है तो इसका मतलब तुम सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का रे डायग्राम सबसे पहले बनाना होता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब जब ये सब हैबिट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो तुम्हें फिर रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे दिमाग में अंडरस्टूड हो जाएगा। तो अगर तुमने रे डायग्राम नहीं बनाया तो सबसे पहला काम है इसका रे डायग्राम बनाना। चलो रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा सरफेस है और ये है मिरर, और इसका फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और इस पोल से डिस्टेंस दिया गया है दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो कोई भी लाइट रे जो आता है इंसिडेंट होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ये भी तो बात है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये पैरेलल आ रहा है कोई भी लाइट रे, तो वो क्या होगा, फोकस पे मीट करेगा। ये लाइट रे इंसिडेंट होगा, फोकस पे मीट करेगा। फोकस कहाँ पे बनेगा इसका, 20 इस जगह पे। सो दिस इज द पोजिशन वेयर द इमेज विल फॉर्म। ये पैरेलल लाइट रेज है, पैरेलली इन कर जाएगा अनडेविएटेड, और इंटरसेक्ट करेगा इस लोकेशन पे, बिल्कुल। सो दिस विल बी द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द इमेज। लेकिन ये लाइट रे और आगे चलेगा, ये और आगे जाएगा, और आगे जाने के बाद इस जगह पे मीडियम चेंज हो रहा है, वो बेंड करेगा, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो भाई। अगर अवे होगा तो वो वापस से इस जगह पे मीट करेगा। तो हम्म। ऑब्जर्वर किस मीडियम में है, ऑब्जर्वर इस मीडियम में, और क्योंकि उसने फाइनल बोला है, फाइनल इमेज, तो फाइनल यही वाला रे के कारण से, इस रे के कारण से बना है। तो ऑब्जर्वर इसको देखेगा ना, वो क्या बोलेगा, इमेज फाइनल जो है वो इस जगह पे बना है। बात समझ में आई क्या। हाँ सर, रे डायग्राम से समझा। हाँ, अब रे यस। डायग्राम से समझ में आ गया होगा।
तो तो वापस वो ऑब्जेक्ट एक वो सोर्स ऑफ लाइट जैसा काम करेगा, मतलब ऊपर वाले। अब इसको मैं डी ओ अपॉन एन ओ इज इक्वल टू डी आई अपॉन एन आई का फॉर्मूला लगाऊंगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, क्योंकि इस सरफेस के लिए ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और 10 सेंटीमीटर। वो कितना होगा, क्योंकि फोकल लेंथ 20 पे है तो ये डिस्टेंस 20 होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, तो मैंने पुट कर लिया 10 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम है में इंसिडेंट लाइट रे है, जिसके कारण से ऑब्जेक्ट बनता है, 4/3। विच इज 4/3, और डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस 1। मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है। जिस मीडियम में इमेज है उसका मत लेना, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे, तो विच इज 1। So di will be equals to 30 divided by 4, which is 15/2, 7.5 हो गया। तो 7.5 जो डिस्टेंस निकला है वो मेरा सरफेस से डिस्टेंस निकला है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, और लेकिन मुझे पोल से चाहिए, सो डिस्टेंस फ्रॉम पोल विल बी इक्वल्स टू 30 माइनस 7। ठीक है क्या, ओके। तो यह आ जाएगा हमारा आंसर। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक कनकेव मिरर दिया गया है सर, और एक ग्लास स्लैब यूज किया गया। ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस के सामने परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ग्लास स्लैब को रखा गया, और इसका जो थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू इज इक्वल्स टू 3/2, और ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह पे रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे, 21 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। इसका फोकल लेंथ गिवन है that f is equals to 10 सेंटीमीटर। पूछा गया फाइंड द पोजीशन of the final image formed with respect to pole। इसका मतलब पोजीशन बोलने का मतलब डिस्टेंस तुम्हें पोल से बताना है जहाँ पे फाइनल इमेज बनेगा। सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले इसका रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे, और स्पीकर तो बंद कर लो या फिर म्यूट कर लो। अब मेरा स्पीकर नहीं है सर, ये पता नहीं कौन मेरा भी नहीं है। है। आदर्श। कौन है फिर? ओके, तो रे डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा। पहले तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ, और ग्लास स्लैब इस जगह पे मैंने इंसर्ट कर दिया। तो ग्लास स्लैब लगाने से क्या हो जाता है ये बस, और हाँ क्योंकि हम लोग इस जगह पे मिरर यूज कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ ऐसे ही रे को कंसिडर करेंगे जो पैरेक्सियल रेस है, मतलब क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। और क्योंकि ग्लास स्लैब यूज किया है तो हमें वही रेज यूज करना है विच इज क्लोज टू द नॉर्मल, ज़्यादा एंगल यूज नहीं करना है मुझे। तो छोटा सा ये एंगल से निकलेगा, और इस जगह पे थोड़ा डेविएशन होगा, डेविएशन होने के बाद फिर वापस से लाइट रे बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखेगा कि डेविएशन कैसे हुआ, कितना हुआ, शिफ्ट आगे होगा या पीछे होगा, नहीं दिखेगा। तो मैं इसी तो चीज़ को, नॉर्मल बना दो ना सर। हाँ मैं इसी चीज़ को बड़ा करके दिखाऊंगा, और थोड़ा ज़्यादा एंगल पे डेविएशन करके दिखाऊंगा ताकि तुम्हें एक बार एग्जैक्ट पिक्चर तुम्हें मिले। तो ज़्यादा एंगल में ऐसे जाएगा,
और ये डेविएट होगा ऐसे, और फिर यहाँ पे जाने के बाद फिर ऐसे डेविएट होगा। तो ये जो लाइट रे और ये जो लाइट रे दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो बैक ट्रेस इसको करूँगा मैं, तो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा। तो ये आगे शिफ्ट हो चुका है, आया ना। सर इमेज मतलब ये स्लैब्स के वजह से बना, ये आई जो बना। हाँ, स्लैब के कारण से बना है सिर्फ। तो अब ये जो इमेज है ये ट्रीट करेगा ऑब्जेक्ट की तरह इसके लिए। मेरी बात समझ में आई क्या? सर क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे को आपने बैक ट्रेस किया, उससे मतलब जो इमेज बना, फिर वो ये ही क्यों इमेज का। अच्छा क्योंकि ये क्योंकि। जो लाइट रे है ना, ये इसके लिए इंसिडेंट लाइट रे। समझ में आ रही है क्या बात? हाँ और हाँ। इसके लिए क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे से इमेज बनता है, इंसिडेंट लाइट रे से ऑब्जेक्ट बनता है। पुराने ज्ञान भूल गए? हाँ सर। सबसे स्टार्टिंग में ये सब चीजें बताया था मैंने। समझ में आया क्या? ओके। तो इसका मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में इस जगह पे नहीं है, वो इस जगह पे है इसके लिए। तो पहले तो मैं ये शिफ्ट निकालूंगा, ये शिफ्ट हुआ कितना। तो शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वन वन माइनस माइनस वन वन अपॉन माइनस। एन रिलेटिव। और जब हम लोग दो बार ये फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, टी में कन्वर्ट हो जाता है, where टी इज द देखिए थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। याद है? मतलब स्विमिंग पूल को सर वर्टिकल करते हैं। हाँ। तो ये टी कितना है, 3 है, 1 माइनस 1 अपॉन एन रिलेटिव कितना दिया गया था, थ्री थ्री बाई बाई टू टू 3/2। वैल्यूज को पुट करो तो हो जाएगा 2 1, और ये 3 माइनस 2 1/3, और ये हो थ्री जाएगा बाई टू 1। 1.5 सेंटीमीटर। 1 आएगा ना? 2 बाई। आया? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो 3/2 होगा ना, 3 बाई। सर एक सेकेंड, 2/3 हो जाएगा, 1 - 2/3 तो 1/1/3 हो जाएगा, हाँ बराबर सॉरी। ओके। तो इधर से ये चीज़ हमारा निकल के आ गया कि जो ऑब्जेक्ट है, अब हमारा ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पे नहीं है। तो कितने डिस्टेंस पे है अब ऑब्जेक्ट? पहले था 21 सेंटीमीटर पे, और 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट करके आगे की डायरेक्शन में, तो अब कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइट रे आया ये इसके ऊपर फॉल करेगा, लेकिन ये जो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, इसका फोकस है 10 सेंटीमीटर। तो 20 इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो इमेज है वो किस पे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। और रेडियस ओ। ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट रे निकलता है वो परपेंडिकुलर होता है ना, सर्कल होता है ना। सेंटर से कोई भी रेडियस वाला ड्रॉ करो तो परपेंडिकुलर ही होता है ना रेडियस। तो इधर से अगर मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल किया तो ये वापस से बैक ट्रेस करेगा लाइट, और लाइट बैक ट्रेस करेगा तो जिस तरीके से आया था उसी तरीके से चला जाएगा, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी जगह पे फाइनल इमेज बनेगा। अच्छा मैं सर बोलना चाहते हो सर, जैसे नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो वापस एक बार ये इसके से शिफ्टिंग होगा और ऑब्जेक्ट वाले डिस्टेंस पे बन जाएगा। हम्म। 2 बार शिफ्टिंग हुआ है मतलब। वही 2 बार शिफ्टिंग हुआ है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को तुम समझ लो, वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। सर सपोज अगर रेडियस ऑफ, मतलब आपने क्वेश्चन ऐसा बनाया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है, सर लेकिन अगर नहीं आ रहा नहीं रहता आ रहा तब होता तब। तो उस केस में हम लोग क्या करते, फिर निकालते कि कहाँ पे कैसे। ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे कि मैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं उसे भी बताना चाहता हूँ। पहला चीज़ तो ये कि जो ग्लास स्लैब है वो किस जगह पे है, क्या पोजीशन है उसका, वो नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है हम्म। कि अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके आगे कर लूँ, डिस्प्लेस करके पीछे कर लूँ, इसके पोजीशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑफ कोर्स वो पोजीशन में फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वो इस तरीके से जा रहा है। तो ये पीछे बन रहा है, अगर तुम इस जगह पे भी रखते
तो भी ऐसा होता, ऐसे करके, है ना, इस तरीके से फर्क बनता। पड़ा ना? हाँ फर्क तो पड़ा सर, पीछे रखा थोड़ा पीछे बना, आपने इनको उठाया। हाँ, तो इस तरीके से हमें चीज़ें, फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब वो उसी जगह पे बनेगा, जितना है उतना ही है। शिफ्ट की कभी चेंज नहीं होता है ना, इसके तुम आगे या पीछे कर लेने से शिफ्ट चेंज नहीं होता है। कभी तुम कैलकुलेशन करके चेक करना, तुम्हें पता चलेगा। हम्म। ठीक है, ओके। तो उसके लिए एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें तुम्हें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक ग्लास स्लैब बीच में दिया गया है और इसका फोकल लेंथ दिया गया है, डेट इज 10 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है वो दे रखा है तुम्हें 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा? पी से डिस्टेंस निकालना, सॉल्व करो। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो फाइनल इमेज का पूछा है, तो फाइनल इमेज किस तरीके से बनेगा रे डायग्राम से तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, तो ये है ऐसा करके, और ये जो डिस्टेंस दिया गया है डेट इज 61, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है डेट इज 3/2, और ये कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट। हाँ, तो शिफ्ट देख लेते हैं डायरेक्टली, शिफ्ट कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। बेसिकली इसका रे डायग्राम हमें बनाना इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइट रे ऐसे जाएगा और ये इस तरह से डेविएट होगा, तो इसका मतलब ये शिफ्ट कर दिया इसने। तो अब कितना डिस्टेंस है इस जगह से? 60 सेंटीमीटर का इसका फोकल लेंथ दे रखा है, कितना दिया था? 10 दिया था ना। और ये लाइट रे हाँ। अब इस पे जाकर के स्ट्राइक करेगा। अब थोड़ा सा सोचो, इससे ये जब स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20। 20। तो 20 से तो ज़्यादा है 60, तो इमेज हाँ। कहाँ पे बनेगा? फोकस इस जगह पे फोकस और होगा। रेडियस पे। हाँ, इस जगह पे बनेगा। तो ये बीच इस में। जगह पे कहीं पे बना, बराबर। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया ओके। एंगल, एंगल थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं इस जगह पे कर लेता हूँ, फोकस को इस तरफ कर लेता हूँ थोड़ा। और अगर ये इस जगह पे जाकर के मीट किया, इस जगह पे बना, तो इमेज इस जगह पे बनने वाला है। लेकिन एक इमेज ऑलरेडी यहाँ पे बना, एक इमेज इस जगह पे बना। मुझे क्या बोला है? फाइनल। फाइनल का मतलब सारे रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद फाइनल होता है। तो ये जो इमेज बना है, ये इंसिडेंट होगा ग्लास स्लैब के ऊपर, और ग्लास स्लैब के लिए ये इंसिडेंट लाइट रे बनेगा। इसका मतलब ग्लास स्लैब के लिए ये जो I2 है, दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट रे, और ये टक्कर खाएगा। टक्कर खाने के बाद फिर रिफ्रैक्शन देखो कैसा होगा, ऐसा और ऐसा निकलेगा। तो शिफ्ट किधर हुआ? इधर, हाँ। है ना। इसका मतलब इस बार शिफ्ट हुआ इस तरफ। पहली बार इधर शिफ्ट हुआ था, दूसरी बार इस तरफ शिफ्ट हुआ, और ये अच्छा। शिफ्ट होने के बाद फिर मुझे ये फाइनल डिस्टेंस बताना पड़ेगा। अब तुम्हारा दिमाग में पिक्चर सेट हो गया होगा कि मुझे क्या करना है ना। पहले इसको हाँ। 1 सेंटीमीटर से माइनस कर लेना, तो 60 निकल के आ गया। 60 के लिए मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, क्योंकि देखो लाइट रे को ट्रेस करो, ये पहला लाइट रे यहाँ पे गया तो क्या किया? शिफ्ट किया, तो शिफ्ट का फॉर्मूला। ये लाइट रे फिर इसके पास गया, तो ये क्या किया? मिरर से टक्कर खाया, तो मिरर का फॉर्मूला। फिर लाइट रे गया और जाकर के यहाँ पे रिफ्रैक्ट किया, तो शिफ्ट का फॉर्मूला। तो टोटल तुम्हें 1 2 3 फॉर्मूले यूज करने ओ। होंगे। और तो जिस से टकरा रहा है उसके फॉर्मूला हाँ यूज कर। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओ। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम लर्न कर लिए तो कोई सा भी क्वेश्चन तुमसे मिस नहीं होगा। तो अब क्या है, बस क्वेश्चन को करो। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। सो v इज हम्म, इक्वल्स टू कितना हो तो जाएगा? वो हो जाएगा निकाल के फिर। बताओ जल्दी से, v कितना आ रहा है? एक सेकंड। तो पिछले वीडियो में बहुत सारे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किए हम्म, थे। तो 12 सेंटीमीटर। -12। -12 आ रहा है।
हाँ यस तो सर। -12 सेंटीमीटर आ गया। अब -12 सेंटीमीटर जो आया है वो इस जगह से डिस्टेंस है, इस जगह से डिस्टेंस है यस सर। 12 सेंटीमीटर। और ये जो लाइट रे आएगा इसके लिए ये वाला लोकेशन है, ये वाला। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस 12 में 1 और ऐड करना पड़ेगा। आठ सो डिस्टेंस फ्रॉम पोल 13 कितना हो जाएगा, 13। विल बी अच्छा 13 सेंटीमीटर। सर, एक स्टेटमेंट ऐसे बोलते हैं ना, जिस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, मतलब जिस जगह स्लैब रखते हैं उसी डायरेक्शन में मैं शिफ्ट हो जाता वो स्टेटमेंट बोलना चाह रहा था, लेकिन क्या है ना, कभी कभी गलत भी होता है स्टेटमेंट, तो मैं नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में लाइट रे आ रहा है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ज़रूरी नहीं है। ये तभी होगा जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम से ज़्यादा होगा। मेरी बात समझ है। में आई क्या क्या? क्या क्या? अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का मीडियम 1 से ज़्यादा है तभी ये शिफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन अगर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट दे देगा। अच्छा, पानी को उल्टा रख दिया, हवा को नीचे रख दिया। अच्छा समझा हाँ, सर। समझ जैसे में बर्ड आया। को ऊपर दिख रहा था ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए मैं वो स्टेटमेंट दिया नहीं, बाद में तुम बोलोगे अरे सर ने तो वो बताया था। अच्छा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो उल्टे डायरेक्शन में होगा। उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है, ग्लास स्लैब का ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और हमेशा एयर में ही काम होता है, लेकिन एडवांस क्वेश्चन में सारे सिस्टम को पानी के अंदर रख देते हैं। हाँ करेंगे वैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो उस केस में सर, तुम्हें एक सोच के चलना चाहिए। हाँ तो बोलो। अलग केस थोड़ा सर मेरे दिमाग में आ रहा है सर। अगर एक स्लैब को अगर हमने कुछ एंगल पे रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस से, तब हम्म, क्या केस होगा सर? तब उसका रे डायग्राम पॉसिबल होगा ऐसा? बिल्कुल कैसे पॉसिबल होगा, सोचेंगे उसको? हर एक चीज़ पॉसिबल होता है। देखो, मिरर को तुमने इस तरीके से शिफ्ट कर दिया, नहीं उल्टा, ऐसे मिरर को कर नहीं, दिया, स्लैब। ग्लास स्लैब को हाँ, ऐसे एंगल कर, पे रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। इस तरीके से रख दिया, है ना। हाँ तो लाइट रे अब क्या होगा, इस तरीके से इन हो रहा है, बराबर है क्या, इससे बेंड टुवर्ड नॉर्मल। बेंड हुआ। फिर लाइट रे इस तरीके से बाहर निकलेगा, पैरेलल हो गया। जैसे भी बाहर निकलना है बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे कैसा शिफ्ट दिख रहा है तुम्हें, लेटरल। और डिपेंड करेगा कि ये तुमने कितना डेविएशन दिया है। अगर ज़्यादा डेविएशन दिया है तो इधर से तुम को लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो डी इज इक्वल्स टू था ना हमारा, टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइड बाय ओके। कॉस आर। वो फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग इस तरीके से रख रहे थे तो लाइट रे जो था वो काफ़ी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा था, हम लोग वही लाइट रे को कंसिडर कर रहे थे, बराबर। तो उसके कारण से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे ऑलवेज, तो क्योंकि मतलब एंगल ये जो छोटा था। मैंने जो केस बताया सर, उसमें हाइट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा हाँ मतलब। वो चीज़ें, हाँ वो फिर हमें प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से देखना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे है, और फिर वो ट्रायंगल बनेगा और उसका थीटा निकालना पड़ेगा। कैसे मैं बताऊँ, लाइट रे को जब ट्रेस करेंगे कॉम्प्लिकेटेड ना, हो जाएगा। हाँ लाइट रे ही टेढ़ा हो गया ना तुम्हारा, और उसका फिर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, लाइट ऑब्जेक्ट इस जगह पे। ओलंपियाड को। आ, ऐसा बन नहीं रहा है नॉर्मल। अगर इस डायरेक्शन में हुआ ऐसा शिफ्ट कराएगा, इस तरीके से निकले, ये पीछे भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा किस तरीके से तो बेंडिंग वो है। थीटा पे डिपेंड कर नॉर्मल, रहा है। हाँ वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आ गया तो समझ लो कि वो एक पर्टिकुलर डेटा देगा जिसके लिए तुम काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे, और वो इवन लाइट रे को भी डिफाइन करेगा कि लाइट रे जो है क्लोज टू द नॉर्मल है या फिर ये लाइट रे को यूज़ करना है। क्योंकि जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पता करेंगे तब तक हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें बोला जाए कि ये लाइट रे को यूज़ करना है, इससे जो इमेज बनेगा वो मुझे बता। तो उसके लिए मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया तो आर मिल जाएगा, फिर हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे, सर ठीक है। आपको ये 2020 का क्वेश्चन याद है सर? मतलब याद रहेगा जैसे वो बच्चा, याद है सर वैसे कि वो होल कर दिया था सर, उसमें रे डायग्राम था। मुझे लगा वो कौन भी हो जाएगा। कौन सा?
सर इसी बार एडवांस का क्वेश्चन था सर, जिसमें रे डायग्राम यूज करना था। मतलब एक स्क्वायर जैसा रखा हुआ था सर, थोड़ा डायगनली, और दो होल कर दिए थे उसमें, हम्म। एंड और क्या था, और पानी भर दिया था सर स्क्वायर के अंदर। और नहीं, रे डायग्राम पर था सर, मैं पूछ लूंगा बाद में आपको, सेंड वो भी करना ना, काम मैं तुम्हें बता दूंगा उसको, है। शेयर एक्सप्लेन करूँ मैं? कर दूंगा, हाँ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। शेयर करता हूँ स्क्रीन सर लास्ट मिनट पे। हाँ। सर हम लिख नहीं रहे सर, फायदा नहीं। अच्छा। तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास ढेर सारे ग्लास स्लैब्स हों या फिर ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम हो, तो उस केस के लिए हम लोग किस तरीके से शिफ्ट लिखेंगे या फिर किस तरीके से अपरेंट डेप्थ लिखेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, लेट से मेरे पास एक स्लैब है बीच में, फिर एक स्लैब है, फिर एक स्लैब है, इतने सारे है ना। और हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो का तुम्हारा समझ में आता है, एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जर्वर है। तो मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पे है और इस जगह पे ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर अगर इस जगह पे से देख रहा है तो फाइनल लाइट रे इस जगह तक आना चाहिए, है ना। और लेट से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू 1 है, म्यू 2 है, म्यू 3 है, और इसका मैं म्यू नॉट बता देता हूँ। म्यू नॉट, दिस डिस्टेंस इज t1, this distance is t2, and this distance is t3, this distance is t4। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4। जो पूरा का पूरा एपरेंट डेप्थ होता है वो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, एपरेंट डेप्थ। अगर एक क्लास लैब था तो एपरेंट डेप्थ किस तरह से लिखते थे, डी आई इज इक्वल टू डी ओवर डिवाइडेड बाय एन टू विथ रेस्पेक्ट टू 1, जिसमें 2 क्या था, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 1 किसका था, ऑब्जर्वर, जिसमें ऑब्जर्वर था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे भी मैं हर एक के कारण से जो अपरेंट डेप्थ होगा उसको इफेक्टिवली ऐड करूंगा। सो नेट अपरेंट डेप्थ विल बी इक्वल्स टू ओके। t1 अपॉन n1 रिलेटिव प्लस t2 अपॉन n2 रिलेटिव प्लस N2 t3, बाई एन नॉट। हाँ मैं बताता हूँ, t3 n3 रिलेटिव, और t4 है तो t4 डिवाइड बाय n4 रिलेटिव। अब इस जगह पे n1 रिलेटिव क्या है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्जर्वर रिफ्रैक्ट। सेम वे में n2 रिलेटिव का मतलब n2 डिवाइड बाय n नॉट, और n3 रिलेटिव का मतलब n3 डिवाइड बाय n नॉट। सॉरी, मैंने यहाँ पे म्यू यूज करा और n लिख दिया काफी। चलते हैं, समझता है। हाँ सर, वो समझ जाएगा। तो ये हो गया n1, n2, n3, n4 और ये n नॉट। और ये हमारा एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। और एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, एपरेंट शिफ्ट T1 नेट, प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 माइनस ये वन। जितने भी हैं एक एक के कारण से ऐड कर लो। तो एक के कारण से क्या होता है, t1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n1 रिलेटिव। एक के कारण से ऐसा होता है फॉर्मूला, दूसरे के अच्छा कारण से हाँ। 1 माइनस 1 तो अपॉन n2 रिलेटिव। शिफ्ट देख रहे हैं ना हम लोग। शिफ्ट और डेप्थ अलग अलग है सर, हाँ बिल्कुल। कंफ्यूज। n3 रिलेटिव एंड t4 1 माइनस 1 अपॉन n4 रिलेटिव। तो इस तरीके से ये टोटल निकल के आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, हो सके तो कहीं पे देगा तो यूज कर सकते हैं। अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है हालांकि जेई में, होप सो नेक्स्ट टाइम पूछ ले। रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ हो रहा है इसमें। ओके। चलो ठीक है फिर, और होमवर्क के लिए, और इस भेजो शेयर भेजो। किया आपको, हाँ भेज दिया देखता हूँ। होमवर्क
के लिए DPP 1 अब 3 हो जाएगा ना, 3 4 4 5 सॉरी 4 5 4 6 5 6 एंड टिल्ट आउट तक टिल 2 टिल ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स।